नियर बाय, नेक्स्ट टू, क्लोज टू, नियर बाय, इन दोनों का जो मीनिंग है वो लगभग सेम है ना। जैसे अगर मैं लिखता हूं देयर इज अ ब्यूटीफुल हाउस द रिवर। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल हाउस द रिवर। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है? बाय द रिवर है ना, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाय द रिवर। अगर आप लिखना चाहें नियर बाय द रिवर, ये भी सही है, ठीक है। अगर आप कहना चाहें नियर द रिवर, पास में ही है बिल्कुल, वो भी सही है। अगर आपको लिखना हो बिसाइड द रिवर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज टू अगर लिखना चाहूँ, क्लोज टू द रिवर, ये भी सही है, ठीक है। अगर आपको बोलना हो अलोंग साइड द रिवर, अलोंग साइड द रिवर, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट टू में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट टू जो है वो क्या करता है, ये आपका सीक्वेंस पे ज्यादा स्ट्रेस करता है। नेक्स्ट टू है ना, नेक्स्ट टू का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है एग्जैक्ट बिल्कुल बगल में। दो यूनिट्स हैं और वो बिल्कुल बगल में है, तो नेक्स्ट टू उस केस में ज्यादा काम करता है। तो हालांकि गलत तो नहीं होगा, देयर इज अ ब्यूटीफुल हाउस नेक्स्ट टू द रिवर, उस केस में हम लोग सीक्वेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, एक ऑर्डर पे फोकस करते हैं। बाकी आप नियर लिखते हैं तो नियर का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना। पूरा जो रेडियस है आपका, पूरा जो सर्कल है, उसमें कहीं पर भी अगर है तो वो नियर है, ठीक है। बाकी बिसाइड का मतलब भी बिल्कुल बगल में होता है, बिसाइड। क्लोज टू का मतलब भी नियर के जैसे ही होता है, पास में है। और बाय का मतलब भी जैसे ये स्टैंड बाय मी जो हम लोग बोलते हैं ना, स्टैंड बाय मी। कुल मिला के विद अ लिटिल बिट डिफरेंस इन मीनिंग, लगभग सब आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि नहीं ये वाला यूज नहीं कर सकते, ये वाला यूज कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो यूज करना पॉसिबल है सारे, ठीक है। जैसे आपने लिखा ही इज लाइंग द ट्री, ठीक है, ही इज लाइंग द ट्री। अब अगर मैं ऑप्शंस में लिख दूं अंडर, ठीक है, नियर बाय, या फिर नियर बाय, तो ये सारे सही हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर वो पेड़ के नीचे है, आई मीन आपका मतलब अगर ब्रांचेस लीफ से है, अंडर द शेड ऑफ है ना, छांव के अंदर है, तो फिर अंडर सही है। ही इज लाइंग अंडर द ट्री, ठीक है। हमारा मतलब अगर यहाँ पे है, इस इन सब चीजों से है, तो अंडर सही है। बाकी इससे आपका मतलब ये जो तना है उसका, अगर इससे मतलब है इसके अगल बगल में कहीं है, तो फिर वो नियर हो सकता है, बाय हो सकता है, नियर बाय हो सकता है ना। उसके पीछे चला गया तो बिहाइंड द ट्री हो जाएगा, आगे आ गया तो इन फ्रंट ऑफ द ट्री हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बस आपको देखना है कि क्या मीनिंग है। और एग्जाम्स में ऐसा कभी नहीं होगा कि मल्टीपल आंसर्स बन जाएं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्स में हमेशा एक ही आंसर होगा, और इन केस अगर मल्टीपल आंसर्स निकल के आते हैं तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के लिए, आप लोगों को उसमें चिंता करने की बात नहीं है।
चलिए, सो ओवर एंड अबव की मैं बात करता हूँ। कब हमें ओवर एंड अबव यूज करना चाहिए? यहाँ पे ओवर का एग्जैक्ट अपोजिट होता है अंडर, ठीक है। अबव का एग्जैक्ट अपोजिट होता है बिलो, ये आप याद रखिएगा। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि कब यूज करना है। तो ओवर का अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, विद नंबर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, विद नंबर्स, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, 1 मिनट, जी बताइए क्यों? शेयर नहीं किया है क्या? शेयर नहीं किया है? 1 मिनट, 1 मिनट, बता दिया करो भाई। कभी कभार तो मैं शायद शेयर नहीं करता हूँ, तो पता चल जाता है कि कौन अलाइव है। ठीक है, बताना है। जैसे ड्रेमा है, तो पता नहीं है आपको, है ना। यस सर। चलिए, सो नाउ अभी दिख रहा होगा। यस सर, देख रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा आराम, कॉन्शियस रहिए बस, सो मत जाइए बस। ठीक है। यस सर। चलिए, सो विद नंबर्स अगर मैंने लिखा ओवर 100 स्टूडेंट्स participated in the seminar, अब ये सेंटेंस सही है ना। ओवर 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेमिनार। यहाँ पे ओवर 100 स्टूडेंट्स का मतलब है मोर देन 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। ओवर 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है? मोर देन 100 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से भी हम लोग ओवर का यूज कर सकते हैं। एंड वी कैन नॉट यूज अबव इन द सेम सेंटेंस, है ना। आई कैन नॉट से अबव 100 स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज केवल ओवर के साथ पॉसिबल है, अबव के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबव के केस में क्या हो सकता है। तो अबव के केस में हम लोग इसको यूज करते हैं विद एज, विद एज। जैसे आपने कहा सी इज बिलो 18 या सी इज अबव 18। बिलो तो हटा देते हैं, फिलहाल अबव पे फोकस करते हैं। सी इज अबव 18। तो जब आप ऐसे एज मेंशन करना चाहते हैं, तो बेटर आप लोग अबव का यूज करना, है ना। सी इज ओवर 18 मत बोलना, सी इज अबव 18 बोलना। क्योंकि एक लेवल को हम लोग मेजर करते हैं, जब एक लेवल को मेजर करते हैं तो अबव का यूज करना चाहिए। तो सी इज अबव 18, और एग्जैक्ट अपोजिट बोलना है तो सी इज बिलो 18 बोल दीजिए आप, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखिए। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो ओवर का और क्या यूज कर सकते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट touches and covers another, जब कोई एक ऑब्जेक्ट कोई किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है और साथ में उसको कवर भी कर लेता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग ओवर का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस क्या बन सकता है? जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं ना, हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड है। तो मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ बोर्ड, देयर इज अ व्हाइट बोर्ड ओवर द वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे अबव नहीं आएगा, यहाँ पे ओवर आएगा। ओवर क्यों आया? क्योंकि वो जो बोर्ड है ना, वो वॉल के ऊपर में लगा हुआ है। अब उसको वो टच भी कर रहा है और साथ में उसको वो कवर भी कर रहा है, तो वो दोनों सिचुएशन है। तो ये आप ओवर का यूज करिए यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो सकता है?
तो जैसे अगर आप लिखते हैं सी इज वेयरिंग अ जैकेट, सी इज वेयरिंग अ जैकेट ओवर द टी शर्ट, ओवर द टी शर्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाई, अगर टी शर्ट के ऊपर जैकेट है तो जैकेट वो टी शर्ट को कवर भी करेगी, उसको टच भी करेगी। तो यहाँ पे आप ओवर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपोजिट हो सकता है अंडर, सी इज वेयरिंग अ टी शर्ट अंडर द जैकेट, ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने लिखा पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, यहाँ पे भी वही चीज रहेगी कवर करने के लिए, ओवर द बेबी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वी कैन से स्प्रेड, स्प्रेड क्लोथ या अ पीस ऑफ क्लोथ ओवर द टेबल। तो जब किसी टेबल के ऊपर आपने एक टेबल क्लॉथ बिछाया है, सो वो कवर करता है, टच भी करता है, ओवर द टेबल। तो ये सेंटेंस हो सकता है आपका, है ना। तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, वो जो चीज है, जो एक है वो दूसरी वाली को कवर भी कर रही है और उसको टच भी कर रही है। तो इस केस में आप ओवर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, तो ओवर जो है, इस ओवर का एक दूसरा मीनिंग हो सकता है अक्रॉस। इसको जो हम लोग है ना अक्रॉस के सेंस में भी यूज करते हैं। अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ। जो आपका ओवर है, ये अक्रॉस के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड। तो अगर मैं कहता हूं देयर इज अ रिवर, आई मीन देयर इज अ विलेज, देयर इज अ विलेज ओवर द रिवर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयर इज अ विलेज ऑन दी अदर साइड ऑफ द रिवर। नदी के उस तरफ, नदी के दूसरे तरफ में एक विलेज है, उसके लिए मैं ओवर का यूज कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं अक्रॉस का यूज भी कर सकता हूँ, दोनों सही है। देयर इज अ विलेज अक्रॉस द रिवर भी सही है, और देयर इज अ विलेज ओवर द रिवर भी सही है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ देयर इज अ विलेज ओवर द माउंटेन्स, ओवर द माउंटेन्स, तो ये भी सही है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो विलेज है वो माउंटेन्स की दूसरी तरफ में है, अक्रॉस द माउंटेन्स ओवर द माउंटेन्स, ये दोनों सही है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि जो विलेज है वो ओवर द रिवर मतलब रिवर के ऊपर है, ऐसा नहीं है, रिवर की दूसरी साइड में है, ठीक है। तो इस तरह से आप ओवर को यूज कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं, कंपेयर करने के लिए मुझे पेज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं शेयर भी कर देता हूँ। सो दिस इज अ पेज। जैसे अगर मैं दो सेंटेंस लिखूंगा आपके सामने, सेम आपका ओवर एंड अबव की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर, ओवर द रिवर, और फिर सेम सेंटेंस हम लोग बनाते हैं अबव को लेकर, बर्ड्स आर फ्लाइंग
अबव द रिवर। ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ओवर यूज किया गया है, यहाँ पे अबव यूज किया गया है। तो डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, जैसे कि ओवर का मतलब अक्रॉस होता है। तो बर्ड्स जो हैं वो रिवर के एक साइड से उड़ते हुए दूसरी साइड क्रॉस करके निकल गए। ठीक है। दे फ्लू फ्रॉम वन साइड एंड दे जस्ट क्रॉस द रिवर। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द रिवर, इट मीन्स दे आर होवरिंग अराउंड, वहीं नदी के ऊपर उड़ रहे हैं वो, उन्होंने क्रॉस नहीं किया है। So this is the basic difference. Whenever you say birds are flying or something is flying over the river, मतलब flew from this side and just crossed it, है ना, on the other side। जबकि above का मतलब है वहीं उड़ रहे हैं, क्रॉस नहीं किया है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर सेंटेंस है, अगर आप कहते हैं माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर, तो यहाँ पे अबव होगा। एक मिनट। अबव द सी लेवल, यहाँ पे अबव आएगा, ओवर का यूज यहाँ पे नहीं करना है। जी ग्योन बताइए। जी बताइए, सुन रहा हूँ मैं। सर ऐसे द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, और इसका क्या हो दोबारा ये बोलिए, आवाज आपका कट रहा है। हेलो हाँ अब बताइए। सर, ऐसे सेंटेंस है द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलिए। द क्लोथ। द क्लाउड्स आर अच्छा, क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड। ओवर अवर हेड। अब इसमें क्या पूछना क्या चाहते हैं वो बताइए। सर इसमें ये वो ओवर, अगर ये ओवर जो टच, ये क्लाउड को हम लोग टच नहीं कर सकते है तो ना, बिल्कुल टच, सही। तो इसका ये क्या मतलब होगा? जी जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले थे, आपने पूछ लिया, चलिए अभी करते हैं। जैसे आपने लिखा है कि माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल, तो यहाँ पे अबव का यूज करना है ना, यहाँ पे ओवर का यूज नहीं करना है। अभी बता देता हूँ मैं ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, चलिए पहले बता देता हूँ। देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, सेम सरफेस लेवल पे हाइट को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई ये है क्लाउड्स और यहाँ पे है एरोप्लेन, है ना, एक सेंटेंस है। तो अगर सेम सरफेस पे हम लोग कंपेयर करते हैं हाइट बिटवीन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, तो डेफिनेटली एरोप्लेन वाली जो हाइट है वो थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, सेम सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट्स की हाइट कंपेयर करते हैं, तो हम लोग अबव यूज करते हैं, है ना। तो सेंटेंस अगर मैं लिखना चाहूँ, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, तो यहाँ पे हम लोग किसको यूज करेंगे, अबव द क्लाउड्स। ठीक है। यहाँ पे अबव आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, ये दोनों ही चीजें ऊपर हवा में, बादल भी हवा में, ठीक है, एरोप्लेन भी हवा में। आप इस सरफेस से, ये आपका जो लेवल है यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं हाइट को। तो जब सेम सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट्स की हाइट कंपेयर करते हैं, हमेशा अबव का यूज करिएगा। ठीक है। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं ओवर का यूज नहीं कर सकता, मैं ओवर का यूज भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मीनिंग थोड़ा बदलेगा। ठीक है। तो मीनिंग देखिए, जैसे आपने ओवर कहा था ना अभी, होता क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट,
उस केस में हम लोग ओवर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने पूछा था ना गेउन, ये दूसरा पॉइंट है। अगर सेम परपेंडिकुलर हाइट में दो चीजें हैं और एक दूसरे के ऊपर है, उस केस में इट इज पॉसिबल टू यूज ओवर। अब इसके कुछ सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? एक तो आपने ही कुछ लिखवाया था, क्या था ये सेंटेंस? अच्छा, मिटा दिया क्या? जैसे मैंने लिखा, द फैन इज ओवर माई हेड। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फैन है ना, वो ठीक आपके हेड के ऊपर है। उस केस में ओवर यूज कर सकते हैं। और जो आपने बोला था क्लाउड्स आर ओवर माय हेड, वो भी सही है। तो ये दूसरा एक एस्पेक्ट है इसका। जरूरी नहीं है कि एक ही चीज पे आपको उसे जज करना है ना। दैट वाज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स कि चीजें कवर करेंगी और टच करेंगी, है ना। लेकिन ये एक दूसरा एस्पेक्ट क्या है? जब परपेंडिकुलर हाइट में दो चीजें हैं, उस केस में भी ओवर को यूज करिएगा। द क्लाउड्स आर ओवर माय हेड, ये भी सही है आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई ये बिल्कुल परपेंडिकुलर के केस में बात कर रहे हैं। जैसे ये सेंटेंस है आपका, द फैन इज ओवर माई हेड, तो मैं आपको बता दूं, इन सम केसेस ये दोनों सही होते हैं। अबव माई हेड भी सही होता है और ओवर माई हेड भी सही होता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझिएगा। जब दो ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन करते हैं उनकी हाइट की सेम सरफेस के साथ में, तो अबव को प्रेफर करिए। और जो दो ऑब्जेक्ट्स एकदम परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर है, उस केस में हमेशा ओवर को प्रेफर करिएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग और क्लियर करते हैं। उसके लिए मैं पेज को चेंज कर देता हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ द डॉग जंप द वॉल। ठीक है, द डॉग जंप द वॉल। अब यहाँ पे ओवर, अब, ऑन टू, है ना। इन तीनों को ही आप यूज कर सकते हैं। इन तीनों को आप यूज कर सकते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है? इफ आई से द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल, इट मीन्स फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, क्रॉस करके चला गया। जंप वॉल के इस तरफ से क्रॉस किया और वॉल के उस तरफ चला गया, तब तो ओवर का यूज करिएगा पार करने के सेंस में। अगर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि उसका जो जंप था वो उस वॉल के कंपैरिजन में, वो जो वॉल था, है ना, उस वॉल के कंपैरिजन में अगर उसका जो जंप था वो थोड़ा ज्यादा था, ऊपर था, तो अगर आप वैसे कंपेयर करते हैं कि वॉल का इतना ये है, उसका जो जंप था वो थोड़ा और ऊपर था, उस केस में ओवर अबव यूज करिएगा। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ही जंप्ड डायरेक्टली ऑन द वॉल, सीधा वॉल पे आके आया है वो, उस केस में ऑन टू यूज करिएगा। तो कुल मिला के ये तीनों सही हो सकते हैं। अगर क्रॉस करके चला गया फ्रॉम ए साइड टू बी साइड तो ओवर सही है। अगर वहीं खड़ा होके जंप कर रहा है लेकिन उसका जंप जो है वो उस वॉल से ज्यादा है ना, वॉल अगर 4 फीट है, उसका जंप 5 फीट है, तो फिर अबव यूज करिए। अगर वो जो वॉल के ऊपर डायरेक्टली लैंड करता है, तो उस केस में ऑन टू यूज करिए। ऑन यूज मत करिएगा। ऑन यूज कब करते हैं? जब दो सिचुएशन एकदम स्टेबल होती है ना।
जैसे कि बुक्स आर ऑन द टेबल, तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है। इफ आई से बुक्स आर ऑन द टेबल, सो वी आर स्टेटिंग अ स्टेटिक पोजीशन, है ना, एक स्टेबल कंडीशन को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है। ऑन द टेबल, नॉट स्टेबल, स्टेबल टेबल, तो यहाँ तो ऑन चल जाएगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट मूविंग है, लाइक जब डॉग ने जंप किया तो वॉल तो स्टेबल है, लेकिन डॉग जो है वो मूविंग है, उस केस में ऑन टू आएगा, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे आपने लिखा सी फेल, तो सी फेल ऑन टू द ग्राउंड ज्यादा सही है, नॉट ऑन द ग्राउंड, इट शुड बी ऑन टू द ग्राउंड, क्योंकि जब वो गिरी है तो वो मूविंग है ना, मोशन है उसमें। सेम आपने लिखा, जैसे आपने लिखा ही जम्प्ड इनटू द रिवर, है ना, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो ये दोनों सेम है। अगर स्टेबल कंडीशन है तो ऑन और इन का यूज करते हैं, और कंडीशन में मोशन है तो इनटू और ऑन टू का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे दे पुश्ड हिम ऑन टू द ग्राउंड, अगर उसको धक्का दिया और वो जमीन पे गिरा है, सो ऑन टू द ग्राउंड, ये आपको लिखना है। और क्या हो सकता है, कुल मिला के ध्यान रखिएगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हाइट में है तो ओवर का यूज कर सकते हैं, है ना, हमेशा टच करना जरूरी नहीं होगा। देन अगर मैं कहता हूं द कैट जंप द रैट, द कैट जंप द रैट ऑन ऑन टू अपॉन ओवर, ऑन ऑन टू अपॉन एंड ओवर, सो इसमें से आई थिंक आंसर तो पता ही होगा आपको, द कैट जंप, द आंसर इज अपॉन द रैट। अब अपॉन द रैट क्यों आया, क्योंकि जब कैट जंप करेगी तो रैट भी बैठा तो रहेगा ही नहीं, है ना, वो भी भागेगा। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग पोजीशन में होते हैं, उस केस में हम लोग अपॉन का यूज करते हैं, द कैट जंप अपॉन द रैट, ठीक है। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूविंग पोजीशन में हैं, मूविंग है या फिर मोशन में है, उस केस में ऑन अपॉन का यूज करिए, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। ऑन टू तो तब आता है जब एक मूविंग हो और एक स्टेबल हो, ऑन तब आता है जब दोनों स्टेबल हो, है ना। इनके बीच का डिफरेंस बस थोड़ा याद रखिए, बाकी और दिक्कत आपको आएगी नहीं। चलिए और आगे आते हैं, जहाँ डाउट हो पूछिएगा। सो जो ओवर और अबव था उसमें हम लोग बिलो और अंडर की भी बात कर रहे थे थोड़ा सा, वो एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। अगर आप कहते हैं द डेड सी, डेड सी जो कि हिंदी में इसे मृत सागर कहते हैं, ये ऑन द बॉर्डर ऑफ टर्की एंड इसराइल, टर्की और इसराइल के बॉर्डर पे द डेड सी इज, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, बिलो आएगा, बिलो द सी लेवल, है ना। यहाँ पे अंडर मत लिखिएगा, यहाँ पे आएगा बिलो। जैसे अबव द सी लेवल होता है वैसे ही बिलो द सी लेवल भी होता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ
दे फाउंड ट्रेजर द ग्राउंड, दे फाउंड ट्रेजर द ग्राउंड अंडर, बिलो, ठीक है, अंडरनीथ या फिर बीनीथ भी लिखते हैं। तो देखिए बिलो तो पॉसिबल है नहीं, बिलो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जमीन के बिल्कुल नीचे है ना। ये बिलो और अबव का यूज करते हैं जब हम लोग कंपेयर करते हैं हाइट्स को, तब यूज करते हैं। तो यहाँ पे बिलो तो पॉसिबल है नहीं। अंडर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, द दे फाउंड ट्रेजर अंडर द ग्राउंड। लेकिन अगर कोई चीज बिल्कुल सरफेस के नीचे है, जो आपका सरफेस है जो अर्थ का, अगर उसके बिल्कुल नीचे अगर कोई चीज है, उस केस में बीनीथ और अंडरनीथ जो है ना, ये ज्यादा प्रेफर करे जाते हैं। सो दे फाउंड ट्रेजर, यू शुड से बीनीथ द ग्राउंड और अंडरनीथ द ग्राउंड, ये दोनों ज्यादा सही है ना। इसे मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ अंडर को, बट ये ज्यादा सही है। तो अगर कोई चीज अंडर द सरफेस है, तो फिर आप इसके साथ जाइएगा, बीनीथ और अंडरनीथ। ऑप्शंस एग्जाम्स में ऐसे कभी नहीं आएंगे जब दो मल्टीपल आंसर्स हो, वो भी ध्यान रखिए। सो अंडरनीथ, बीनीथ ये ज्यादा सही है। अंडर का यूज आप कब कर सकते हैं? इफ यू से, अगर आप कहते हैं द कैट इज सिटिंग द चेयर, अब आप यहाँ पे कर सकते हैं द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, है ना, क्योंकि जो कैट है वो उसके नीचे है, और भले ही वो टच ना करे बट कवर तो कर रही है उसको। तो इस केस में आप अंडर यूज कर लो, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। बाकी अगर ये इस तरह से बात की जाए जो बिल्कुल ग्राउंड के नीचे हो, उस केस में आप लोग यूज कर लेना बीनीथ या अंडरनीथ। अब जैसे ये सेंटेंस है ना, यहाँ पे आंसर अंडर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बिलो लिखना चाहूँ ना, तो बिलो का मतलब पता है क्या होगा? बिलो का सिंपल सा मतलब ये होगा कि कोई भी एक चेयर है, जो भी है ये, है ना, उस चेयर से एकदम और नीचे है जो वो बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है, उसके और नीचे है वो। अब ये ड्राइंग पे मत जाइए आप। तो यहाँ पे क्या है कि लेवल कंपेयर कर रहे हैं, चेयर का लेवल ये है और कैट का लेवल ये है। उस केस में तो बिलो चलेगा, लेकिन एक ही सरफेस है, उस एक ही सरफेस में आपका चेयर भी है, ठीक है, और उस एक ही सरफेस पे जो कैट है, उस केस में अगर आप बात करते हैं तो फिर अंडर का यूज करिए। तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। सो ओवर, अबव, अंडर, बिलो, अंडरनीथ, बीनीथ, ऑन, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। ऑन, ऑन टू, अपॉन, इनटू, ये कब यूज करना है ये सारा पता है आपको। ही पास्ट, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही पास्ट द पार्क। अब यहां पे मैंने लिखा अक्रॉस, थ्रू, फ्रॉम या टू।
इसमें अगर आंसर बताना चाहे तो ट्राई कर लीजिए। दे मेड देयर वे द फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें आपका आंसर है अक्रॉस, और सेकंड वाले सेंटेंस का जो आंसर है वो है थ्रू। ठीक है, फर्स्ट वाले का अक्रॉस है, सेकंड वाले का थ्रू है। रीजन क्या है? अगर टू डायमेंशनल हम लोग फिगर की बात करते हैं ना, टू डायमेंशनल फिगर की बात अगर करते हैं तो हम लोग अक्रॉस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्क है वो तो एक फ्लैट सरफेस पे है। ठीक है, फ्लैट सरफेस पे है तो उस केस में वो आपका 2D हो गया। तो 2D के केस में अक्रॉस यूज कर लो आप। लेकिन अगर कोई 3D फिगर है, ठीक है, अगर कोई 3D फिगर है, डायमेंशन की स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। अगर 3D फिगर है तो उस केस में हमें यूज करना होता है थ्रू। 3D फिगर का मतलब सिंपल है, जिसमें आपका हाइट भी है ना, जिसमें आपका हाइट भी है। तो दे मेड देयर वे थ्रू द फॉरेस्ट होना चाहिए, मतलब रास्ता नहीं था, उन्होंने पेड़ वेड़ काट के और अपना रास्ता बनाया। So, उस केस में थ्रू सही है। ही पास्ड अक्रॉस द पार्क मीन्स यहाँ से वो निकला, ए पॉइंट से, ए गेट से, और बी गेट से होके निकल गया। उस केस में अक्रॉस सही है। ठीक है, जैसे द ट्रेन पास्ड द टनल। पता ही है ये चीज तो आपको। अब जो टनल है वो क्या है, 3D फिगर है, तो यहाँ पे मुझे थ्रू का यूज करना चाहिए, थ्रू द टनल। सन रेज कैन easily pass। यहाँ पे भी मुझे थ्रू यूज करना है। सन रेज कैन इजीली पास थ्रू दिस ग्लास। कोई एक ग्लास है ना, कोई एक ग्लास है, तो वहां से जब वो क्रॉस करेंगी उस केस में वो 3D फिगर ही माना जाएगा। तो थ्रू द ग्लास हो जाएगा यहाँ पे, थ्रू दिस ग्लास। कुल मिला के 2D है तो अक्रॉस आ जाएगा, है ना, 3D है तो थ्रू आ जाएगा। ये याद रखना है आपको। एक पेज को चेंज करते हैं। चलिए, तो एक मिनट। जी क्यों बताइए। सर, जी जी बोलिए। कैसे हम लोग को पता चलेगा कि 2D और 3D है? अच्छा, ये तो बड़ा आसान है भाई। अगर हम लोग एक पार्क की बात करते हैं ना, एक पार्क तो एक सिंपल सा हमारे अर्थ के सरफेस पे होता है ना। हाँ सर, लेकिन उस पार्क में ये पेड़ होने से। पेड़ होने से भी अगर होगा तो जंगल के जैसे तो नहीं होगा ना। और जब हम लोग, जो आपने कहा ना पेड़ वाली बात कही थी, उसमें एक्चुअल में वहां पे जो लिखा था ना कि ही मेड हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट, अगर मैं लिखता हूँ ही मेड हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या है कि रास्ता था ही नहीं, उन्होंने रास्ता बनाया है ना। जो भी पूरा जो, मतलब क्या कह सकते हैं, वेजिटेशंस था, श्रग्स थे, बुशेस थी,
ठीक है, उन सबको काट पीट करके उन्होंने रास्ता बनाया है, इसीलिए हम लोगों ने थ्रू यूज किया है। ठीक है। और जो हम लोग टनल की बात करते हैं, अगर आप टनल की बात करते हैं तो वो तो आपको भी समझ में आएगा कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है। तो वहां पे आप थ्रू का यूज करिए। अगर कोई विंडो पेन है, अगर कोई विंडो पेन है तो भाई अगर रेज निकलती है वहां से तो उनके लिए तो वो 3D है ना, क्योंकि उसके अंदर बाकायदा हाइट है। समझ रहे हैं आप? यस सर। है ना? तो नॉर्मली पार्क में, पार्क केवल एक आपका एरिया है, एक प्लॉट मान लो आप, तो बस आपका जमीन है वो, उसमें कोई भी 3D चीज नहीं है। सिंपल बंदा यहाँ से वॉक करके यहाँ चला गया तो वहां पे आप उसे अक्रॉस के साथ रखिए। जैसे कि अगर हम लोग ही वॉज स्विमिंग, अगर मैं लिखता हूं ही वॉज स्विमिंग द रिवर। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक तो इन लिख दूं, एक लिख देता हूं अक्रॉस। चलिए इन दोनों में से मुझे बताइए, इन दोनों में से सही क्या हो सकता है? सर इसमें सिचुएशन से यस कर सकता है शायद, शायद अब मेरा ख्याल से। नहीं, जैसे बताइए इन दोनों में से आंसर क्या हो जाएगा, मतलब दोनों हो सकते हैं या फिर कोई एक हो सकता है? सर सिचुएशन से दोनों हो सकता है। एक्सप्लेन करिए। ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर, वो रिवर में तैर रहा था। ठीक है। और वॉज द रिवर, वो स्विमिंग को पार, ये स्विम करके पार कर रहा था। पार कर रहा, देखिए पार कर रहा था, जब आप बोलते हैं ना कि पार कर रहा था, इट मीन्स पता है वो अभी भी रिवर के अंदर है ना? ऐसा। तो उस केस में इन सही होगा। अक्रॉस का केवल एक ही मतलब है कि जब वो उस पार जा चुका है। ठीक है। तो ऐसा। सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस, दैट समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन, जो लगातार चल रहा था, तो अगर वो स्विम कर रहा था तो वो रिवर के अंदर ही था। तो इन आपका सही होगा, अक्रॉस इस सेंस में गलत माना जाएगा, ये ध्यान तो, रखिए। तो सर इसे एक्रोस यूज करने के लिए पास, बाप जो पास फॉर्म होना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक अगर मैं लिख देता हूं ही स्वयं, ही स्वयं द रिवर, है ना? अब आप दोनों को यूज कर लो, ही स्वयं अक्रॉस द रिवर, ही स्वयं इन द रिवर, दोनों सही है। क्योंकि जब आप बोलोगे ही स्वयं अक्रॉस द रिवर, इट मींस आप ए पॉइंट पे खड़े होके उसको देख रहे हैं और वो बी पॉइंट पे जा चुका है ना? ऐसा। जब आप यहां से देख रहे हैं तो इन दैट केस आप बोल सकते हैं कि ही स्वयं अक्रॉस द रिवर, और ही स्वयं इन द रिवर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि देयर वाज अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब वो पानी के अंदर था, है ना? ऐसा। अब ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ थी, यहाँ पे ही वॉज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर हम लोग बोल नहीं सकते। अब जैसे भाई, अगर आपका कहने का ये मतलब है कि रिवर के दूसरे साइड है वो तैर रहा था, तो तब भी तो है तो रिवर के अंदर ही, तो फिर आप उस केस में अक्रॉस का यूज ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है। यस सर। इस तरह से आप याद रखें इसमें। चलिए, अपने तरफ से भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे बता देना। यस सर। इन टाइम और ऑन टाइम के बीच का डिफरेंस बताइए। इन टाइम ऑन टाइम, बड़ा सिंपल है। अगर किसी जगह पे 2 बजे जाना है, 1 मिनट, जी बताइए क्यों? सर ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम में, इन टाइम जो टाइम अभी तक, वो पहले पंच, लेकिन अभी भी टाइम है ऐसे।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही मैं बता रहा था, एकदम सही है आपका जवाब। अगर 2 बजे मुझे पहुंचना है कई जगह पे ना, इफ आई से आई विल बी देयर इन टाइम, मीन्स मैं इस टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा। इफ आई से आई विल बी देयर ऑन टाइम, मीन्स मैं करेक्ट इस टाइम पे पहुंचूंगा। सो इन टाइम मीन्स बिफोर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो कि डेडलाइन है आपकी, ठीक है। इतना फर्क है बस। अब अगर मैं बोलता हूँ इन द बिगिनिंग, जस्ट अ मिनट, इफ आई से इन द बिगिनिंग, कॉमा लगेगा, ठीक है। कॉमा हमेशा रहता है, सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और ये सब सिर्फ फ्रेज है। ही यूज टू वर्क रियली हार्ड। इन द बिगिनिंग और एट द बिगिनिंग, क्या चुनेंगे आप दोनों में से? तब तक आप देखिए, मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ। गो स्ट्रेट एंड वॉक स्ट्रेट यू विल फाइंड अ ग्रोसरी शॉप, आई मीन शॉप। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, इन द एंड, एट द एंड। जरा देखिए क्या लगता है। इन द बिगिनिंग ही यूज टू वर्क रियली हार्ड, एट द बिगिनिंग ही यूज टू वर्क रियली हार्ड। इन दोनों में से क्या आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए? जी बताइए। सर एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है, लेकिन एट द बिगिनिंग बोलने से पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करता होगा। इन द बिगिनिंग मतलब थोड़ा कैजुअली, थोड़ा क्या बोलते, नॉर्मली टाइम ऐसे। सॉरी। चलिए, तो आपने ट्राई किया, अब मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके से आप इसे समझिएगा। जैसे अगर मैं इन द बिगनिंग कहता हूँ या फिर इन द एंड कहता हूँ, है ना, तो इसका जैसे पहले इन द बिगनिंग समझते हैं। इन द बिगनिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि एट द वेरी बिगनिंग, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। चलिए मैं पेज को एक बार चेंज कर लेता हूँ, या फिर एक मिनट रुकिए, इसको मिटा देते हैं। तो इन द बिगनिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग बिल्कुल बिगनिंग की बात करते हैं किसी भी चीज की। और एट द बिगनिंग जो है ना, वो क्या करता है, वो पॉइंट को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं किसी मूवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस पूरी मूवी को आपने देखा, उस पूरी मूवी को देखने के बाद में आपने कहा कि एवरीथिंग गोज वेल, गोज वेल, तो वहां पे आप प्रेफर करेंगे इन द एंड। कुल मिला के व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस,
ए से बी तक कोई है, कुछ भी है, मूवी है, कोई रोड है, जब आप पूरा यहाँ से यहाँ तक जाते हैं और उसके बाद में आप जो आप कंक्लूड करते हैं ना, उस कंक्लूजन के लिए आप लोग इन द एंड का यूज करना हमेशा। ठीक है। सो व्हेन यू गो थ्रू फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, और जब लास्ट में आपको कंक्लूड करना हो तो आप लिखना इन द एंड। और अगर आप डायरेक्टली विदाउट वॉचिंग द मूवी, विदाउट रीडिंग द नॉवेल, अगर आपको सिर्फ पॉइंट मेंशन करने हो, एक एग्जैक्ट टाइम मेंशन करना हो कि एट द बिगिनिंग, एट द एंड, तब आपको वो यूज करना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैंने पूरी मूवी देखी फ्रॉम द बिगिनिंग, मैंने पूरी मूवी को देखा और मैंने कहा भाई लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है पिक्चर में, तो उस केस में मैं क्या कहूंगा, एवरीथिंग गोज वेल इन द एंड। वहां पे मैं एट द एंड नहीं कहूंगा। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एट द एंड में कब बोलूंगा? एट द एंड में तब बोलूंगा जब मैं, व्हेन आई डोंट गो थ्रू द बुक और द मूवी या कोई भी चीज है, और मैं डायरेक्टली आपको बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट में वो चीज है, तो वहां पे मैं एट द एंड का यूज करता हूँ। ठीक है। अब एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये थोड़ा सा टिपिक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक तरीका और बताता हूँ। जब भी आपको यूज करना हो एट द एंड, तो एट द एंड जब आप यूज करेंगे ना, उसके बाद में एक नाउन जरूर होगा, एट द एंड ऑफ द रोड। तो अगर मैं लिखता हूं कि गो स्ट्रेट, ये मैंने डबल कर दिया है, कोई मतलब नहीं इसका, गो स्ट्रेट एंड यू विल फाइंड अ ग्रोसरी शॉप, है ना, एट द एंड ऑफ द रोड। अगर मैं ये लिख रहा हूं ऑफ द रोड, तब तो मेरा ये सही है, एट द एंड ऑफ द रोड। और अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये ब्लैंक है, तो फिर मेरा इन द एंड सही है। ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं इन द एंड बोलता हूं तो ये काइंड ऑफ एडवर्ब की तरह काम करेगा, ये काम करेगा एडवर्ब की तरह। गो स्ट्रेट एंड यू विल फाइंड अ ग्रोसरी शॉप, वेयर विल आई फाइंड, वेयर का आंसर करेंगे हम लोग, है ना, कहाँ मुझे मिलेगा ग्रोसरी शॉप, इन द एंड। तो यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। और अगर आप लिखना चाहते हैं एट द एंड, तो उसके बाद में कोई ना कोई नाउन मेंशन करिए, इतना ध्यान रखिए। ठीक है। जैसे ये था, इन द बिगिनिंग ही यूज टू वर्क रियली हार्ड, तो हम लोग उसके करियर के अर्ली फेज की बात कर रहे हैं कि भाई जब शुरुआत में उसने ज्वाइन किया था। तो इन द बिगिनिंग ये काइंड ऑफ एडवर्ब जैसे काम कर रहा है आपका। ये क्या कर रहा है? ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। और अगर आपको बोलना हो एट द बिगिनिंग, तो फिर आप इसके बाद में कोई नाउन लिख दो, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर ही यूज टू वर्क रियली हार्ड। आई होप आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। सो इन द एंड मतलब उसके बाद में कोई आपका जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और अगर आपको एट द बिगिनिंग लिखना है या फिर एट द एंड लिखना है, तो उसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, लाइक हमने यहाँ लिख दिया था, ऑफ हिज करियर एंड एट ऑफ द रोड। तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा याद रखिए, दोनों अपनी जगह सही है, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के आपने कोई मूवी देखी, उसमें आप यू वेंट थ्रूली, तो इन द एंड बोलिए, इन द एंड एवरीथिंग गोज वेल इन द एंड। और इन द एंड के बाद में आपने देखा है मैं कोई नाउन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। अगर मुझे लिखना होता एट द एंड, सो मैं कहता एट द एंड ऑफ द मूवी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं इन द एंड, एट द एंड। एट अगर यूज कर रहे हैं तो आपने जैसे कहा था कि उनने कि पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन करते हैं। ठीक है। इन द बिगिनिंग एंड एट द बिगिनिंग। कुल मिला के एट का यूज तब कर लीजिए जब इनके बाद में कोई नाउन दिया हो। होप समझ में आ गया होगा। चलिए, सो पेज को चेंज करते हैं। प्रेपोजिशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना, जितना आप अच्छा रीड करते हैं उतना ज़्यादा आप इनके साथ में फ्रेंडली हो जाते हैं, बिकॉज यू गेट टू नो कि कब कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
बाकी एग्जाम्स में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब से भी आते हैं। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, एक वर्ब और एक एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हालांकि मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। जैसे कि, एक मिनट ना, चलिए ऑफ की बात कर लेते हैं पहले, फिर जब दिमाग में आएगा तब कुछ और बात करते हैं। ऑफ का यूज कब कब करना है, सेंटेंस लिख देता हूं मैं। चिल्ड्रन आर स्केयर्ड घोस्ट्स, ठीक है। सेकंड, सी इज अफ्रेड डार्क। बिवियर डॉग्स। पीपल डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस, दैट मैन डाइड फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, दिस अपार्टमेंट comprises 6 2 BHK flats। This novel, this novel consists 6 chapters। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, फर्स्ट सेंटेंस की बात करूँ मैं, चिल्ड्रन आर स्केयर्ड, आपको भी पता है स्केयर्ड के साथ में ऑफ लगाना है। स्केयर्ड ऑफ घोस्ट्स, है ना। अफ्रेड ऑफ डार्क। बिवेयर ऑफ, पता ही है आप लोग को बेहतर। डाइड ऑफ, अगर किसी डिसीज से मरता है तो ऑफ लगाना है। डाइड ऑफ मलेरिया, कैंसर, जॉइंटिस, डायरिया, जो भी चीज़ है। दैट मैन डाइड, फूड पॉइजनिंग जो है कोई डिसीज नहीं है ना, नेचुरल डेथ तो है नहीं है, यहाँ लगाना फ्रॉम। सो दैट मैन डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ये जो भी चीज़ें हैं इनके साथ फ्रॉम लगाइएगा। ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ठीक है। दिस अपार्टमेंट कंप्राइजेस, जरा बताना चाहेंगे इसमें क्या आना चाहिए। दिस अपार्टमेंट कंप्राइजेस 6 2 BHK फ्लैट्स। अगर ट्राई करना चाहते हैं तो बताइए, वरना फिर मैं बता रहा हूँ। बताइए क्यों। सर इसमें एग्जैक्टली नहीं जानता है, लेकिन कंप्रेस में जी जी, क्या कह रहे हैं।
प्राइस सर कंप्रेस में कम, उसमें ऑफ नहीं लगता है क्या? कौन सी कौन सी में ऑफ लगता है, लेकिन अब हम भी मालूम भूल गए सर। बिल्कुल सही है, कंप्राइजेज में कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, और कंसिस्ट के साथ में ऑफ लगाना होता है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन कंप्राइजेज में ऑफ का यूज नहीं करना है। कंप्राइजेज डजंट रिक्वायर एनी प्रेपोजिशन, और कंसिस्ट के साथ में हमेशा ऑफ लगाया जाता है। जो आपका जवाब है एकदम सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखते हैं। दिस ज्वेलरी इज मेड गोल्ड, ठीक है। दीज स्वीट्स आर मेड मिल्क, दिस मशीनरी is made small components। ट्राई करिए, बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या लगता है? तो दिस ज्वेलरी इज मेड, क्या आएगा इसमें? दिस ज्वेलरी इज मेड बाय, विद, ऑफ, फ्रॉम। चलिए, सो मैं आपको बताता हूँ। दिस ज्वेलरी इज मेड ऑफ गोल्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑफ आएगा। एंड दीज स्वीट्स आर मेड, या फ्रॉम आएगा। दिस मशीनरी इज मेड, यहाँ आएगा मेड आउट ऑफ। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? कंपोज्ड में हमेशा ऑफ आता है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ, देखिए, अगर जैसे ज्वेलरी बनी है गोल्ड से, अगर उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, गोल्ड जो है, गोल्ड से आप ज्वेलरी बना लोगे तब भी वो गोल्ड ही रहेगा, है ना। उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो जाएगा। गोल्ड का जो कलर रहता है वही कलर ज्वेलरी का भी रहेगा, है ना। गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। तो जब चीजें ट्रांसफॉर्म नहीं होती हैं, वो चीजें बदलती नहीं है, तो आप तो ऑफ लगाइए, ठीक है। अब अगर सेकंड सेंटेंस जो लिखा था मैंने, दी स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, अब जब मिल्क से आप स्वीट्स बनाएंगे तो मिल्क मिल्क तो नहीं रह जाएगा, है ना। तो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इन दैट केस आप लोग फ्रॉम का यूज करिए, ठीक है। और जब कोई भी चीज, लाइक हम लोग यहाँ मशीनरी की बात कर रहे हैं, जब कोई भी चीज छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनती है, उस केस में आता है आउट ऑफ, मेड आउट ऑफ, ठीक है। तो कुल मिला के जब फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं, या जो कुल मिला के उसके जो भी वो हैं, कंपोनेंट्स हैं वो। एक मिनट। पूछिए। सर ये मेड अप सेंटेंस है तो ना, मेड मेड अप। अप ऑफ। पूछिए पूछिए, पूछना क्या चाहते हैं वो बताइए। सर मेड अप, ये मेड अप ऑफ, इसका भी सेंटेंस ये क्या होता है, सेंटेंस फॉर्म कर सकता है क्या? चलिए, मैं आपको देखिए बताता हूँ।
नॉर्मली ना, ये अप ऑफ जो है इसको यूज करने का कोई खास रीजन है नहीं। ये इनफॉर्मल के जैसे होता है ना। इनफॉर्मली मेड अप ऑफ हम लोग बोलते हैं इसको, आपको बोलने की जरूरत है नहीं। जो ऑफ है, फ्रॉम है और आउट ऑफ है, ये तीनों चल जाएंगे, है ना। हालांकि हाँ अगर आप चाहें तो दिस मशीनरी इज मेड अप ऑफ ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये जो आउट ऑफ है ये ज्यादा सही है। और पीछे का रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। जब छोटी छोटी कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे जो, मतलब कुल मिला के किसी भी मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, उसको मिला के अगर कोई बड़ा यूनिट बन रहा है तो मेड आउट ऑफ लगा देना आप। ठीक है। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लाइक मिल्क से स्वीट्स बन गया है ना, तो मिल्क तो बचा ही नहीं, उस केस में फ्रॉम लगा देना। और अगर चीजें बदल नहीं रही है, जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं। अगर मैंने कहा दिस फर्नीचर इज मेड, अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, दिस फर्नीचर इज मेड। तो यहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है। क्योंकि जब आप लकड़ी से फर्नीचर बनाएंगे तो लकड़ी से फर्नीचर बन के भी तो लकड़ी ही रहेगी ना, ऐसा तो है नहीं है कि बदल जाएगी। तो ऑफ लगाएंगे। जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है चीजों का, वहां पे हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। और छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर कुछ बना हो तो आउट ऑफ लगा देना आप। अप ऑफ जो है वो आपका फॉर्मल नहीं है, ये ध्यान रखिए ना। ये फॉर्मल नहीं है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। मेड अप ऑफ, ये केवल बोलने में मतलब अच्छा लगता है। हम लोग जब व्हेन वी कम्युनिकेट तो वी से मेड अप ऑफ समथिंग ना, बट यूज मत करिए इसे। आउट ऑफ यूज करिए, वो ज्यादा बेहतर है। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं ऑफ का। ठीक है। और भी यूज इसके हो सकते हैं, और वो आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। मैं कुछ चीजें सेंड करूंगा अभी, क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम है। प्रैक्टिस के लिए हम लोग चीजें रखेंगे तैयार। चलिए मैं पेज को चेंज कर रहा हूँ। लगभग मैंने आपको प्रेपोजिशन में बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अगर कुछ छूट रहा हो तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी प्रैक्टिस में हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर मैंने लिखा है ही राइट्स इंक, इसका मुझे आंसर बताना चाहेंगे विदाउट ऑप्शंस। ही राइट्स इंक, ऑप्शन भी देख ही लेते हैं। इन, फ्रॉम, विद, इनटू। सर आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। ही राइट्स इंक, कर रहे हैं ट्राई क्या। यहाँ पे सही आंसर है इन, है ना। ही राइट्स इन इंक होता है। ही राइट्स फ्रॉम, विद, इनटू ये कुछ नहीं आएगा, इन आएगा। मटेरियल है। अगर पेन लिखा होता तब तो विद अ पेन हो जाता, तब तो सही था विद अ पेन। बट ये इंक लिखा हुआ है, इन दैट केस इन आता है। तो अगर एग्जाम्स में कभी आता है तो ध्यान रखिएगा। जैसे एक और सेंटेंस देखिएगा जिसका आंसर आप लोग शायद जानते ही होंगे। द थीव्स ब्रोक द हाउस। द थीव्स ब्रोक इन, ब्रोक आउट, ब्रोक इनटू, ब्रोक ओवर।
क्या आंसर सही है इसमें? द थीव्स ब्रोक, बताना चाहे तो बता सकते हैं। द थीव्स ब्रोक, ट्राई नहीं करेंगे ग्योन? बताइए। सर आउट। ब्रोक आउट। अब की बार आपका जवाब गलत है। ये ब्रोक इनटू इज द करेक्ट आंसर है ना। यस सर। सर अगर ब्रोक इनटू। हम्म, मैं बता देता हूँ। ब्रेक जो है आपका मेन वर्ब है ना, जो बेस वर्ब है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड वे में किसी के घर में या किसी की जगह में घुस जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इनटू। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। थीव्स ब्रेक इनटू होना चाहिए। यस सर। जैसे अगर मैंने लिखा सडनली फायर ब्रोक थ्रू आउट द एरिया। ठीक है, सर सिर्फ। ब्रोक आउट स्प्रेड कर। हाँ, अब इसमें थ्रू आउट जो है आपका प्रेपोजिशन ही है ना। थ्रू आउट का मतलब होता है चारों तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी। अब इसका मुझे आंसर दीजिए, सेम ऑप्शन है, इन, आउट, इनटू, ओवर। उसमें सर उसमें ही आउट आउट आएगा। बिल्कुल। सो ब्रोक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज का फैल जाना, चाहे वो आपका पेंडेमिक हो, है ना, चाहे वो आपका पेंडेमिक हो, चाहे वो आपका फायर हो। इस केस में हम लोग ब्रोक आउट यूज करते हैं। और थ्रू आउट आपका प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है चारों तरफ। और ये जो ब्रेक आउट है ना, ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब्स भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम्स में आजकल जो है सिंपल प्रेपोजिशन ना आके फ्रेजल वर्ब आते हैं। और फ्रेजल वर्ब जो है, ये आपका वोकेब का पार्ट भी हो सकता है। आपको फ्रेजल वर्ब देंगे एक सेंटेंस में, और फिर आपसे पूछेंगे कि इस फ्रेजल वर्ब के इन चारों में से कौन सा एक मीनिंग सही है ना। तो उस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा प्रेपोजिशन कंप्लीट हो गया है। और प्रेपोजिशन के बाद में हमें पढ़ना है कंजंक्शंस और क्लॉज। ठीक है, हालांकि वर्ब का भी एक छोटा सा सेक्शन हम लोग को करना है। तो ये खत्म हो जाएगा, कुछ जल्दी हो जाएगा, और उसके साथ बाद में हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा अभी टाइम बाकी है। 19 अगस्त तक हमारे पास है टाइम। तो पेशेंस रखिए और क्लास में रहिए, है ना। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो थोड़े से पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। टाइम तो लगता है, देखिए मैंने 2 महीने रखे इसलिए थे कि मैं हर एक चीज को आराम से पढ़ा सकूं, वरना 45 दिन में खत्म कर सकता था मैं भी। तो कुल मिला के चलिए, आज के लिए काफी है। कल मिलते हैं हम लोग, और ये मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, जिनके लिए, जिन्होंने नहीं किया है, या फिर जो जिनके पास आईफोन है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट सर। ओके।